हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हमने बाकी सारे टॉपिक्स देख लिए, ये हमारा 5th लेक्चर है। तो अगर आपने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, उससे पहले साइबर क्या होता है। साइबर मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर या डिजिटल वर्ल्ड। तो जैसे सेक्शन 2 है जो है आईटी एक्ट का, उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। कैसे डिफाइन किया है? साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस की प्रोटेक्शन, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उनकी भी प्रोटेक्शन, और जो नेटवर्क्स हैं जिनसे हम कनेक्ट करते हैं उनकी प्रोटेक्शन। किस चीज़ से? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन। इन सब से अगर आपने जो डिवाइसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, नेटवर्क्स हैं, उनको बचाते हैं, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। अब उसके बाद है वेरियस साइबर थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडिया। अब इंडिया में कई तरह के साइबर थ्रेट्स हैं जो होते हैं लोगों के साथ। तो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब कोई भी क्राइम जो होता है, अगर वो डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है या कंप्यूटर का यूज़ करके हो रहा है या कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज़ करके हो रहा है, तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। दीज आर द क्राइम्स विच आर आइदर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर डिवाइस और इन विच अ कंप्यूटर डिवाइस इज द टारगेट इटसेल्फ। या तो कंप्यूटर टारगेट है या उसकी हेल्प से किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल आइडेंटिटी थेफ्ट, रैंसमवेयर, हैकिंग, डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स और साइबर स्टॉकिंग। इनकी जो डेफिनेशन है वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ईजी हैं सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, ये एग्जाम्पल से याद रखना कि इस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। उसके बाद आईटी एक्ट जो है 2000 का, लाइक यहाँ पर जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में पीएमएलए था, फेमा था, यहाँ पर कौन सा एक्ट आएगा? आईटी एक्ट 2000, ईयर 2000 में आया था। इसके अंदर क्या है, कुछ क्राइम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एग्जाम्पल, ये सेक्शंस याद नहीं रखने आपको, ये सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्ट है ये क्रिमिनलाइज करता है किस चीज़ को? ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप किसी को भी ऑनलाइन कोई भी सेक्सुअल कंटेंट या कोई भी ऑब्सीन कंटेंट भेज रहे हो तो वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट जो होती है, लाइक किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना, उसको डिफाइन करता है। प्रिवेंट द इलीगल यूज़ ऑफ डिजिटल और इलीगल सिग्नेचर्स। कई बार आपके जो डिजिटल सिग्नेचर्स रहते हैं, लोग उनको चोरी कर लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं ताकि कुछ काम कर सकें वो। जस्ट फॉर एग्जांपल, बैंक से पैसे निकालना या फिर कुछ ऑथराइज करना, कोई भी सामान या कोई भी समथिंग, तो डिजिटल सिग्नेचर्स चोरी होते हैं। और उसके बाद इट क्रिमिनलाइजेज द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ पिक्चर ऑफ अ पर्सनस प्राइवेट एरिया विदाउट कंसेंट, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन की प्राइवेट एरिया की आप फोटोज़ लीक करते हैं विदाउट हिज कंसेंट, तो फिर वो साइबर क्राइम के अंदर आएगा। अब देखते हैं रीसेंट इंसिडेंट्स कौन से हैं साइबर क्राइम के, रीसेंट इंस्टेंसेस ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। जैसे 2021 में हुआ था, क्या हुआ था? जो मिंत्रा प्लेटफॉर्म है, मिंत्रा आप सबको पता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कपड़ों की शॉपिंग करते हैं आप वहाँ पे। उसके ऊपर एक फिशिंग स्कैम हुआ था जिसमें वहाँ के जो यूज़र्स थे उनसे उनका पर्सनल डेटा अपडेट करने को कहा गया था। लाइक यूज़र्स के पास मैसेजेस गए थे कि आप अपना पर्सनल डेटा अपडेट कीजिए, ठीक है। और ये सब मिंत्रा ने नहीं किया था, लाइक कुछ साइबर क्रिमिनल्स थे, उन्होंने किया था ताकि उनके पास कई लोगों का पर्सनल डेटा आ सके। फिर 2017 में क्या हुआ था कि जो जोमेटो है, जो फास्ट फूड डिलीवरी ऐप है, उनके 17 मिलियन जो यूज़र्स थे उनका जो डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब लीक हो गया बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो। फिर 2021 में ही क्या हुआ था, एक रैंसमवेयर अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर। उसमें क्या हुआ, टेम्परेली शट डाउन वेबसाइट एंड अटैकर्स डिमांडेड रैंसम ऑफ
$5 million। इंस्टीट्यूशन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कहाँ पे हुआ था, और जिसकी लिए उन्होंने $5 million का जो रैंसम अमाउंट था वो मांगा था। ठीक है, अब देखते हैं साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म क्या होता है? आपने नॉर्मल टेररिज्म देखा था, लाइक ऑर्गेनाइज क्राइम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि टेररिज्म क्या होता है। तो साइबर टेररिज्म में क्या होता है? आप टेररिज्म स्प्रेड करते हो बट थ्रू द साइबर मीन्स और थ्रू द कंप्यूटर। इफ़ अ पर्सन डिनाइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर रिसोर्स टू एन ऑथराइज्ड पर्सन, लाइक मान लीजिए आप आर्मी में हो, आपको किसी भी सोर्स या किसी भी पोर्टल की आपको एक्सेस है, अगर आपको वो डिनाई की जा रही है, ठीक है, और पेनिट्रेट्स अ कंप्यूटर रिसोर्स विदाउट ऑथराइज्ड परमिशन टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया शैल बी चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ साइबर टेररिज्म। मतलब ये तो जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जिसको उस वेबसाइट पे या उस पोर्टल पे जाने की परमिशन है, उसको आप रोक रहे हो, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो और वहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइक प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, जिससे इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे खतरा आ रहा है। हाँ, और ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको एक्सेस नहीं है, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट वुड बी कन्वेंशनल, इट रिफर्स टू कन्वेंशनल टेरर एक्टिविटी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ साइबर स्पेस और द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, यही बताया था हमने। और अदर टेक्नोलॉजीज to steal sensitive information and spread propaganda with the objective of creating terror or fear in the society। टेररिज्म का बेसिक मीन्स क्या था? कि टेरर क्रिएट करना सोसाइटी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंड रेजिंग एक्टिविटीज, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन बाय द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस मे बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद टू बी क्लासिफाइड एज एन act of cyber terrorism, it should result in violence against persons and properties or at least cause enough harm to generate fear of missing। ठीक है, कम से कम डर का माहौल तो होना चाहिए, तभी उसको साइबर टेररिज्म करेंगे। लाइक नॉर्मली अगर बैंक के सर्वर्स के ऊपर अटैक हुआ जिससे बैंक्स परेशान हो रखे हैं, ठीक है, वो साइबर टेररिज्म में नहीं आएगा, वो साइबर क्राइम के अंदर आएगा। साइबर टेररिज्म इज जनरल पब्लिक के अंदर डर का माहौल बन जाएगा। ठीक है, सीरियस अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बी लेबल्ड एज एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं कंट्रीज़ के, लाइक डैम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, या थर्मल पावर प्लांट्स हैं, या जो डिस्कॉम्स हैं, उनके ऊपर अगर आप अटैक कर रहे हो तो उसको साइबर टेररिज्म डिक्लेयर करेंगे। जैसे सम एग्जांपल्स, 2013 के जो मुजफ्फरनगर राइट्स थे, वो किसकी वजह से हुए थे, जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, क्योंकि फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी जिसमें एक एडिटेड, और कंप्यूटर आजकल तो डीप फेक काफ़ी चल रहा है, तो उसमें एक एडिटेड जो वीडियो क्लिप थी वो स्प्रेड हुई, जिसकी वजह से वायलेंस और अनरेस्ट हुआ था सोसाइटी में। तो वो साइबर टेररिज्म के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर फियर स्टार्ट हो गया ना। उसके बाद 2020 मुंबई पावर ग्रिड अटैक। पावर ग्रिड वॉज हिट बाई साइबर अटैक्स एलिजेडली कैरिड आउट बाय द चाइनीज स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप। ठीक है, तो एलिगेशन यही थे इंडिया की तरफ से कि चाइनीज जो स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप था उसने ये अटैक किया था मुंबई की पावर ग्रिड के ऊपर 2020 में। 2017 में पेटा रैंसमवेयर डिसरप्टेड द कंटेनर फैसिलिटी ऑफ JNPT। JNPT क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई के अंदर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट का कंजेशन कम करने के लिए इस पोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, JNPT। तो यहाँ पर पेटा रैंसमवेयर जो था उसने यहाँ की जो कंटेनर फैसिलिटी थी उसको डिसरप्ट कर दिया था। ईयर 2000 में अ टेरर ग्रुप हैक्ड इनटू द जापान्स मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर। जापानीज जो पुलिस है उनका जो पुलिस डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक किया। एक सेकेंड, रैंसमवेयर अटैक नहीं, हाँ, उसको हैक किया गया था, जिसकी वजह से वो पुलिस के जो व्हीकल्स थे और वो कहाँ पर हैं
उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली गई और उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी वहाँ पर, लीडिंग टू केओस एंड कन्फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन जो साइबर टेररिज्म है, जैसे इन द रिसेंट पास्ट साइबर ग्रुप्स हैव स्टार्टेड टू रिलाई अपॉन साइबर स्पेस फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। अब जो साइबर टेररिज्म है या फिर जो टेररिस्ट हैं वो साइबर स्पेस पे क्यों रिलाई कर रहे हैं, कि लाइक उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उन्हें, या फिर उनसे क्या सहूलियत मिल रही है, कैसे ईजी पड़ता है उनके लिए। क्योंकि साइबर टेररिज्म में सबसे पहले लाइक क्या होता है कि कॉस्ट बहुत कम है। आप कंप्यूटर लेके यूएस में बैठ के, ये यूएस में क्यों बिठाएं, पाकिस्तान में बिठाते हैं। ठीक है, टेररिस्ट वहीं से तो आते हैं मोस्टली। तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, आप एक कंप्यूटर लेके हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनोनिमिटी ऑफर्ड बाय द साइबर स्पेस मेक्स इट हार्ड फॉर द एजेंसी टू ट्रैक द रियल आइडेंटिटी। जो अनोनिमिटी मिलती है, वीपीएन यूज़ कर सकते हो आप। अभी टेलीग्राम जैसे इंडिया में बंद हुआ था तो कई लोगों ने वीपीएन यूज़ किया और फिर एक्सेस कर लिया। तो अनोनिमिटी जो मिलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। हमने उसमें भी देखा था, जो कौन सा एक टॉपिक आया था थोड़े टाइम पहले, मीडिया वाले में। हाँ, मीडिया में जो अनोनिमिटी मिलती है सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, तो वही यहाँ पर भी है, अनोनिमिटी मिलती है आपको साइबर स्पेस में। साइबर टेरर अटैक्स कैन बी कैरिड आउट रिमोटली एंड डू नॉट रिक्वायर फिजिकल ट्रेनिंग और रिस्क इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग इंटरनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जैसे साइबर टेररिज्म में क्या है, आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में कोई डैम है, आप पाकिस्तान में बैठकर या टर्की में बैठकर आपने उस डैम के गेट्स ओपन कर दिए। ठीक है, यूजिंग हैकिंग और इन सब अटैक्स के थ्रू उस डैम के जो गेट्स थे, अगर वो आपने ओपन कर दिए तो डैम का सारा पानी बह जाएगा और आगे जितने भी गाँव हैं सबको बहा देगा। ये साइबर टेररिज्म है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं तो ऐसे होता है रिमोटली एक्सेस। आपने रिमोट कंट्रोल कार देखी थी बचपन में, उसी की तरह। ठीक है, द स्केल ऑफ वायलेंस एंड डैमेज दैट कैन बी अचीव्ड इज मच मोर देन अ ट्रेडिशनल टेरर अटैक एंड हैज़ पोटेंशियल टू कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक डिस्ट्रक्शन। जैसे अगर आप फिज़िकली वहाँ पर जाओगे तो पहली चीज़ तो आपको भी तो रिस्क रहेगा लाइफ का, कि अगर आप डैम के पास जाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आपको रोकेगी, और फिज़िकली आप कितना बड़ा बॉम्ब लेके जा सकते हो। ठीक है, आप एक गेट को डैमेज कर दोगे, दो को कर दोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने डैम के अगर 20 गेट हैं, आपने 20 के 20 खोल दिए एक साथ, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। और अगर कोई क्लोज भी करना चाहता है वो भी नहीं कर पाएगा उनको, बिकॉज जो सिस्टम है वो आपने पूरा हैक कर रखा है। तो स्केल ऑफ वायलेंस जो है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास आप जा भी नहीं सकते, आप नहीं जा पाएंगे उसके अंदर अटैक करने के लिए। बट अगर आपने कोर को हल्का सा ओवरहीट कर दिया, वो जो ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। तो जो स्केल ऑफ वायलेंस है वो बहुत बड़ा हो सकता है। आप बैंक को कितना लूट सकते हैं, लाइक एक बैंक में गए, उसमें 2 करोड़ कैश था आज के टाइम पे, आपने वो लूट लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैंक के सर्वर्स पे अटैक किया और बैंक की जो वर्किंग फैसिलिटी है उसको आपने एक दिन के लिए रोक दिया, तो वो कई 100 करोड़ का लॉस हो जाएगा बैंक के लिए। समझ सकते हैं? ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 5th डोमेन ऑफ वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। ठीक है, पहले हम 3 डोमेन के बारे में जानते थे कि लड़ाई कहाँ पे होती है, ज़मीन पे होती है, पानी पे होती है और हवा में होती है। ठीक है, लैंड, एयर एंड वाटर। एयर से पहले वाटर आएगा। ठीक है, फिर 4th इमर्जी कौन सी, स्पेस, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम पे क्या होता है, टुडे मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस इज अ मेजर प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम चल ही रही है। ठीक है, अब 5th डोमेन भी आ गया 2000, लाइक ईयर 2000 के आसपास से 5th डोमेन ऑफ वॉरफेयर भी आ गया, साइबर वॉरफेयर। बिकॉज हर चीज़ आपकी डिजिटलाइज्ड है।
तो अगर आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ तो वो भी साइबर टेररिज्म हो गया, वो भी वॉरफेयर हो गया एक तरीके से. यूज़ ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन द एनिमी, फॉर एग्जाम्पल स्नूपिंग ऑफ योर एडवर्सल एनिमी स्टेट. एडवर्सल या एनिमी स्टेट is one aspect of cyber warfare. Example, USA is snooping on states. ठीक है, to cause damage to the adversal state. लाइक सामने वाले को डैमेज पहुंचाना, नुकसान करना. डैमेज कई तरह की हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है, और बाकी और भी हो सकती हैं. ठीक है. इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर थ्रू साइबर स्पेस. यू ट्राई टू डेलिबरेटली स्प्रेड adversary news to give bad name in the international arena to the adversary. आप किसी का नाम खराब करने के लिए भी उसके बारे में बैड न्यूज़ फैला सकते हो. सो इन itself there are various forms of cyber warfare. साइबर वॉरफेयर जो है वो साइबर टेररिज्म से डिफरेंट है. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्या डिफरेंस होता है, बट ये ध्यान रखना ये साइबर वॉरफेयर चल रहा है और इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. साइबर वॉरफेयर हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज वेरियस नेशन स्टेट्स. कई कंट्रीज़ के लिए मेजर चैलेंज है. न्यूमरस अटैक्स हैव ऑन द इंडियन फैसिलिटीज़ एज वेल. लाइक इंडिया के कई फैसिलिटीज़ के ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं जो साइबर वॉरफेयर के अंदर आते हैं. फॉर एग्जांपल जो कुडनकुलन पावर प्लांट है तमिलनाडु में, उसके ऊपर अटैक हुआ था. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रशिया देयर वर साइबर अटैक्स ऑन दिस एज वेल. आई एम नॉट सेइंग कि रशिया एज ए नेशन ने किया था, बट रशिया में कुछ हैकर्स थे और उनकी हेल्प लेकर किसी और कंट्री ने भी यहाँ पर कुडनकुलन पावर प्लांट पे जो अटैक किया था. सो इट कैन लीड टू अ डिजास्टर. देयर वॉज अ वायरस नेम्ड D-Track दैट अफेक्टेड द कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट. जो D-Track नाम का एक वायरस था, उसकी हेल्प से कुडनकुलन पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया था उन्होंने. न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर है. एट टाइम्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइबर वॉरफेयर एंड साइबर टेररिज्म बिकॉज बोथ आर एसोसिएटेड विद वायलेंस. देखो, सबसे पहले तो दोनों में वायलेंस तो होती है, लेकिन यूजुअली एनालिस्ट एग्री दैट साइबर स्पेस एक्टिविटीज क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. अगर आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है फ्रॉम स्टेट एक्टर्स इज कॉल्ड साइबर वॉरफेयर. देखिए, वॉर लड़ा जाता है प्रॉपर कंट्रीज के खिलाफ. जैसे ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है. तो साइबर वॉरफेयर में प्रॉपर कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, डायरेक्टली बताकर या फिर ना बताकर भी हो सकती हैं, बट ये स्टेट एक्टर्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड इफ इट इज़ विद इन द कंट्री और इवन इफ इट हैज़ कम फ्रॉम द आउटसाइड द नेशनल बॉर्डर्स एंड हैज़ कम फ्रॉम द नॉन स्टेट एक्टर्स, इट वुड बी कॉल्ड साइबर टेररिज्म. मान लीजिए पाकिस्तानी स्टेट ने अगर स्पॉन्सर करके एक साइबर अटैक किया है तो वो साइबर वॉरफेयर के अंदर आएगा. लेकिन अगर कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने कोई अटैक किया तो वो साइबर टेररिज्म आएगा. वैसे पाकिस्तान से तो दोनों ही स्टेट स्पॉन्सर्ड आते हैं, टेररिस्ट भी स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हो रखे हैं उनके तो. ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कौन सा एग्जांपल लें, चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं. समझ गए ना, वो मैटर करता है. साइबर वॉरफेयर ऑल्सो टर्म्ड एज द 5th generation ऑफ इनविजिबल वॉरफेयर. It refers to the use of digital technologies to conduct military operations against adversary states. It has become the preferred mode to cause damage by disabling the country's communication and command system, stealing sensitive information, carrying out physical attacks or spreading misinformation. ठीक है, सिंपल चीज़ है. वॉरफेयर में क्या क्या आता है. उसके बाद some experts suggest that for cyber incident to be labeled as cyber warfare, it must cross international borders. Like इंडिया के जो स्टेट है वो ही खुद के ऊपर अटैक क्यों करवाएगा. अगर इंटरनेशनल बॉर्डर हो क्रॉस हो रही है तभी वो साइबर टेररिज्म या फिर साइबर वॉरफेयर की कैटेगरी में आएगा. बिकॉज वॉर तो दूसरी कंट्री डिक्लेयर करेगी ना. तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि
इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ साइबर वॉरफेयर। रिसेंट इंस्टेंसेस क्या हुए हैं साइबर वॉरफेयर के? ऑपरेशन डेजर्ट ईगल इन 2014, इसके अंदर क्या हुआ था? विच टारगेटेड द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री वेबसाइट्स ऑफ इसराइल। ठीक है, इसराइल की जो गवर्नमेंट और मिलिट्री वेबसाइट्स थी उनको टारगेट किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट ईगल के अंडर। स्टक्सनेट वायरस, इट डिसरप्टेड द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ऐसे बोला जाता है इसराइल ने किया था। ठीक है, अ साइबर एस्पियोनाज ऑपरेशन नेम्ड द गोस्ट नेट इन 2009 टारगेटेड दलाई लामा को टारगेट किया था इन्होंने। इन 2020 वाइपर malware was developed by the Ukrainian system to cause disruption and hinder country's efforts. Developed on the Ukrainian system. एक जो वाइपर malware था वो डेवलप किया गया था टू डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट द रशियन। एक सेकेंड रुकिए, हाँ कहाँ पर थे हम? तो जो वाइपर malware था वो डिप्लॉयड ऑन द यूक्रेनियन सिस्टम। यूक्रेन के जो सिस्टम्स थे उनके ऊपर डिप्लॉय किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो रशियंस अटैक कर रहे थे, मान लीजिए बेसिकली रशिया और यूक्रेन, ये दो कंट्रीज़ हैं। रशिया जब यूक्रेन पे अटैक करता है तो उनके पास एक शील्ड जो रहती है, उस शील्ड को तोड़ने के लिए, डिसेबल करने के लिए ये malware जो था वो डिप्लॉय किया गया था। was deployed on the Ukrainian system to cause disruption and hinder the country's efforts to defend itself against Russia. रशिया के अगेंस्ट डिफेंड कर रहा था यूक्रेन खुद को, उस डिफेंस को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया कितना वल्नरेबल है, साइबर थ्रेट्स को लेके इंडिया की वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। साइबर सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया की वल्नरेबिलिटी देखते हैं। India needs to develop a comprehensive cyber security strategy because of the following reasons. देखें कौन से रीजंस हैं कि हमें साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ठीक है, NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 इस एक साल में 11% इंक्रीज हुआ साइबर क्राइम्स में। ठीक है, 11% का जंप हुआ था। क्या अगर 100 हो रहे हैं तो 111 हो गए। As per a survey, more than 70% of private organizations in India have dealt with ransomware attacks in the last 5 years. 70% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ransomware attacks का फेस कर चुकी हैं पिछले 5 साल में। India's internet penetration has gone up from mere 4% in 2007 to 45%. इंटरनेट अवेलेबिलिटी जो लोगों के पास है 2007 में 4% थी, 2021 में 45% हो गई। और अगर आज की बात करें तो आज तो और भी ज़्यादा हो गई होगी, अबाउट 60% के आसपास होगी है, अबाउट 60%। ठीक है, मेकिंग अ लार्ज पॉपुलेशन एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। आप एग्जैक्ट डेटा चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट डेटा, बट ट्रेंड के हिसाब से लग रहा है कि 50 to 60% ईजिली पहुँच गई। बिटवीन 2016 एंड 18, 2016 से 18 के बीच में इंडिया वाज द सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री ड्यू टू टारगेटेड अटैक्स। ठीक है, सेकेंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री था इंडिया। द गवर्नमेंट्स renewed emphasis on digital India and e-governance and the introduction of world's largest citizen identity program, Aadhaar जो है, have exposed India and its citizens to several cyber threats. बेसिकली अगर इंडिया के सभी लोगों का सारा डाटा अगर एक जगह पर होगा तो वो एक ईजी टारगेट बन जाएगा सबके लिए कि हर जगह अटैक क्यों करना, सिर्फ इस एक जगह पे ट्राई करो। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटीज़न आइडेंटिटी प्रोग्राम जो था, बेसिकली आधार जो है वो सिटीजन्स एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता, आपको पता होगा। आधार इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, उसने एक्सपोज कर दिया है, तो जो प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंडिया साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी।
साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पे क्या हुआ है, ठीक है। NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, बहुत बड़ा नाम है, आप छोटा याद रख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में छोटा ही लिखना है। NCIIPC को एस्टेब्लिश किया था इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पे। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें यही आएगा कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, गवर्नमेंट ने इसको टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। तो उसमें आप सिर्फ ये नाम लिखेंगे एक पॉइंट में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCIIPC, ठीक है, एज ए नोडल एजेंसी टू प्रोटेक्ट इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जाम में क्या लिखना है आपको, NCIIPC was established to protect India's critical institutional infrastructure, ठीक है। अब इससे काम क्या है, लाइक यहाँ पे तो बताने ज़रूरी है बट एग्ज़ाम में आपको इतना डेप्थ में पूछेंगे नहीं, तो मैंने पॉइंट्स तो लिख दिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये फिर बता दें जल्दी से, चलो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, assessing the risk and vulnerabilities of identified critical infrastructures, ठीक है। Developing and implementing strategies to secure the critical institutional infrastructures, working closely with various stakeholders to share the best practices and intelligence inputs, providing training to enhance the capabilities of various stakeholders, ठीक है। ये सब इन्हीं काम है, लाइक बेसिक काम जो रहते हैं, लाइक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिस्क है, कौन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर क्या रिस्क है, उनकी कितनी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस ढूंढो और उनको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। और उनको मेथड्स बताओ किस तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइक अगर कोई बॉडी सेटअप की गई है जिसका मेन मोटिव है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बचाना साइबर अटैक से, तो वो यही काम करेगी। सर्टेन है, सर्टेन क्या है, सर्टेन, ठीक है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, अब सर्टेन में क्या है, it was established in 2004 as a nodal agency that works 24/7, scans cyberspace and provides the proactive and reactive responses to various cyber threats। अब ये ऐसे मान लीजिए कि साइबर स्पेस जो है उसकी पुलिस है ये, ठीक है, या उसकी रिस्पॉन्स टीम है या रेस्क्यू टीम है। बेसिकली इनका काम है साइबर स्पेस में घूमते रहना और जो थ्रेट्स हैं उनको रिड्यूस करना। ये 24/7 स्कैन करती रहती है साइबर स्पेस को, ठीक है। लाइक पेट्रोलिंग पे निकलती है ना पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो क्या होता है कि बस पुलिस घूमती रहती है, तो अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है जो उनको दिख रहा है तो वो उसको इंस्टेंटली रोक देंगे, वो वेट नहीं करेंगे कोई क्रिमिनल क्राइम करेगा, फिर जो विक्टिम है वो पुलिस के पास आएगा रिपोर्ट लिखवाने, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट पेट्रोलिंग का मेन मोटिव क्या होता है, एक तो उनके अंदर डेटरेंस क्रिएट करना क्रिमिनल्स के अंदर, यहाँ पे पुलिस डेली घूमती रहती है इस टाइम पर। लाइक आप ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर रहते हैं, करोल बाग की साइड रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पुलिस की एक वैन हमेशा खड़ी रहती है, ठीक है। वो क्यों रहती है, ताकि वहाँ का एरिया जो है वो स्कैन होता रहे। पुलिस कंटिन्यूसली घूमती रहती है, लाइक हर आधे घंटे में आपको कोई ना कोई पुलिस वाला दिख जाएगा, तो लोगों के अंदर डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो पुलिस इंस्टेंटली आ जाएगी। तो वही काम करती है सर्टेन, 24/7 साइबर स्पेस को स्कैन करती है, प्रोवाइड प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज, कई बार प्रोएक्टिव भी होते हैं और कई बार रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, टू द वेरियस साइबर थ्रेट्स। अगर कोई भी साइबर थ्रेट घूम रहा है साइबर स्पेस में तो उसको रोकने के लिए। सम ऑफ इट्स फंक्शंस आर एज फॉलोज, क्या फंक्शंस हैं, डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। लाइक ये फंक्शंस जो है सर्टेन फिर भी ज़रूरी है, लाइक
ऊपर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या नाम था उसका, NCIIPC, ठीक है। तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट सर्टेन के ऊपर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसको लाइक थोड़ा देख लेते हैं कि क्या काम करती है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करती है, ठीक है, या उनको स्ट्रॉन्ग करती है। वर्क्स विद द सर्विस प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई सिस्टम दैट आर कॉम्प्रोमाइज्ड, टू आइसोलेट देम एंड टू टेक करेक्टिव एक्शंस। कोई भी सिस्टम है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उसके ऊपर रैंसमवेयर या मेलवेयर अटैक हो चुका है, तो आगे क्या करना है, लाइक कि उसको आइसोलेट करना है कि लाइक वो वायरस या जो मेलवेयर हो बाकी सिस्टम में ना फैल पाए, और फिर जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो लेना। फिर कोलैबोरेट्स विद सर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। जैसे जो काम CBI करती थी, CBI क्या काम करती थी कि लाइक जो बाकी एजेंसीज़ हैं लाइक इंटरपोल से कनेक्टेड होती थी, और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती थी रिगार्डिंग द क्रिमिनल्स एंड दिस ऑल। तो कोलैबोरेट्स विद सर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। डिसेबल फिशिंग वेबसाइट्स दैट आर ऑफन अ सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। कुछ फिशिंग वेबसाइट्स होती हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड करती हैं लोगों के साथ, तो उनको डिसेबल करना। कोऑर्डिनेट्स विद सेक्टोरल सर्ट्स विच आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज दैट फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज बैंकिंग, हेल्थ केयर, पावर एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ही इज़ अ सीनियर ऑफिसर। लाइक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे ना, सबसे पहला नाम क्या था, मैं वो नाम ही भूल जा रहा हूँ, NCIIPC, ठीक है। फिर सर्टेन, तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उसके बाद कौन सा है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब हम इसको देखते हैं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर मतलब एक ऑफिसर होगा, सीनियर ऑफिसर अपॉइंटेड टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। अब कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है तो उसको देखना कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो बेसिकली दे आर लाइक अ वॉच डॉग, और एक तरीके से क्या बोले, इंस्पेक्शन करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ये पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हुई है क्या। दे आर रिस्पॉन्सिबल for formulating and implementing the cyber security related policy and ensuring coordination with various stakeholders including the government and private agencies, ठीक है। फिर आता है नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, पहली चीज़ तो साइबर क्राइम और उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सेंटर बना रखा है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये टैकल कर सकें साइबर क्राइम्स एंड स्पेशली दोज दैट हैव इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। मोस्टली ये डील करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स को, लेकिन बाकी जो मैटर्स हैं उनको भी डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है अपने पास, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइबर थ्रेट्स कंसर्निंग इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, ठीक है, ये दो काम है। चलिए आगे देखते हैं। डिफेंस साइबर एजेंसीज, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर आएगी। फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग इंडियाज मिलिट्री एसेट्स, डिफेंस एसेट्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्टिंग मिलिट्री नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। लाइक वो तो नाम से ही समझ में आ गया था, डिफेंस साइबर एजेंसी है।
तो डिफेंस को बचाएगी। आगे, लीगल और पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया साइबर सिक्योरिटी। क्या एस्पेक्ट्स हैं? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। बाय 2018 इंडिया वाज सपोज टू डेवलप या ट्रेन 3 लाख प्रोफेशनल्स टू डील विद साइबर थ्रेट्स। 3 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना था 2018 तक। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दिस टारगेट। एज ऑब्वियस हर बार यही होता है, ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, देखिए पेसिमिस्टिक नहीं है, बट होता है कई बार कि लाइक जो एम्बिशियस टारगेट्स रहते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर्स वाला जो मिशन था वो हम पूरा नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू द टाइम। लाइक टारगेट्स कई बार बहुत एम्बिशियस सेट कर लेते हैं। आपके साथ नहीं होता कि आज हम ये काम भी करना है, हमें PYQs भी लिखने हैं, ये टेस्ट भी करना है, ये रिवाइज भी करना है। डे ख़त्म हुआ, सिर्फ रिवाइज हुआ। लाइक पूरे दिन में सिर्फ रिवाइज कर पाए आप उस सब्जेक्ट को, ना ही टेस्ट लिखा, ना ही PYQs लिखे। तो एम्बिशियस टारगेट्स कई बार ले लेते हैं, लेकिन ठीक है। लाइक 3 लाख अगर उन्होंने टारगेट रखा, एटलीस्ट 1 लाख तो किए होंगे। तो लाइक एम्बिशियस टारगेट्स थोड़ा पुश करते हैं कि लाइक आप थोड़ा और मेहनत करो, बिकॉज वो डर रहता है ना कि अगर अचीव नहीं हुआ तो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो आपको घेरेंगी इस मैटर के ऊपर, या फिर वो आपको बार बार सवाल पूछेंगी। तो इसीलिए एटलीस्ट आप कुछ तो चेंज ला पा रहे हो। लेकिन अगर 3 लाख हो जाते तो वो ज़्यादा बेटर होता। ऑब्वियसली, लाइक ऑब्वियस सी बात है। द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी वॉज डिवाइज्ड in 2013 with the overall objective of securing India's cyberspace. ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो थी वो कब बनाई गई थी? 2013 में। ये हमने देखा था। विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ securing India's cyberspace and creating a roadmap for the comprehensive and collective response of cyber threats. तो इंडिया के जो भी साइबर थ्रेट्स हैं उनको कलेक्टिवली उनको डील करना, उनके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करना, तो उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी कि कोई भी अटैक हो रहा है अगर साइबर स्पेस में, तो फिर आप उसको कैसे टैकल कर पाएँ। अब आगे देखिए, नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। क्राइसिस कब होती है? जब कोई डिज़ास्टर आता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपने देखा होगा, अगर आपका कंप्लीट हो रखा है वो टॉपिक, तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है वो आफ्टर द डिज़ास्टर होता है। नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान कि अगर कोई क्राइसिस हो गया, कोई डिज़ास्टर हो गया साइबर स्पेस में, तो आप उसके बाद उसको कैसे टैकल करेंगे। इट आउटलाइंस द कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड प्लान टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रीचेस। ठीक है, रेगुलेटरी एजेंसी सच एज सेबी, RBI, IRDA हैव रिलीज्ड detailed sets of guidelines to be followed by the financial institutions working under their jurisdictions. ठीक है, the amendments to the IT Act of 2008 have 2008 to include provisions for cyber crimes, cyber terrorism, etc. Amendments of IT Act. IT Act में जो amendments हैं 2008 वाले में, उसको में इंक्लूड करना है आपको। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं कि जो IT एक्ट था जो 2008 वाला था, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं जिसमें हमने इंक्लूड किया साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म को। ठीक है, कंटिन्यू 2-3 क्लास रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यही होता है, लाइक दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। और चलिए बैक टू द टॉपिक। स्टेप्स टेकन इन बिल्डिंग वर्कफोर्स दैट कैन डील विद साइबर चैलेंजेस। कोई भी वर्कफोर्स है वो बिल्ड करना, ताकि अगर कोई साइबर अटैक हुआ, साइबर चैलेंज मिला हमें, तो उससे कैसे डील कर पाएँ। सबसे पहले क्या होगा कि बिल्डिंग अ वर्कफोर्स कैपेबिलिटी। जो वर्कफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करना और उसको बढ़ाना। एस्टेब्लिश्ड साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया है टू प्रमोट रिसर्च
इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। सर्टिन कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। सर्टिन जो है वो क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स करते हैं ऑफ द साइबर सिक्योरिटी पर्सनल्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस करने के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और प्राइवेट ऑफिशियल्स लाइक प्राइवेट लोगों की भी होती है। SVP NPA, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। जो भी IPS बनना चाहते हैं उनका ड्रीम होता है यहाँ पर जाना। ठीक है। हैज़ बीन कंडक्टिंग ट्रेनिंग इन साइबर फोरेंसिक्स फॉर द ऑफिसर्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड हैज सक्सेसफुली ट्रेंड मोर देन 3000 पर्सनल्स ऑलरेडी। 3000 जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेन कर चुके हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे SVP NPA लाइक अच्छा रोल प्ले किया उन्होंने। साइबर सुरक्षित भारत इज़ अ प्रोग्राम दैट एम्स एट ट्रेनिंग 10,000 पर्सनल्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन साइबर सिक्योरिटी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सीखो और 10,000 पर्सनल्स को ट्रेन करना है। बिल्डिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी बनाना। 2021 में क्या हुआ, 2021 में द गवर्नमेंट कंडक्टेड साइबर एक्स 2021। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। इसके अंदर क्या हुआ, टू टेस्ट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन इवेंट्स ऑफ साइबर अटैक्स। एक तरीके से ड्रिल थी, ये मॉक एक्सरसाइज थी। आप मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही ये एक एक्सरसाइज थी कि अगर साइबर अटैक हुआ तो आप उसमें क्या करेंगे। ठीक है। इन 2019 साइबर सिक्योरिटी वॉर गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। इट इन्वॉल्व सिमुलेटिंग cyber attacks on the critical infrastructures to judge their preparation and to identify the gaps in their funding. ठीक है। The government is providing funds and grants to support the R&D initiative. ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाइक R&D भी तो करना है। साइबर सिक्योरिटी आप आइसोलेटेड नहीं कर सकते, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस पर डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स और ग्रांट्स प्रोवाइड किए हैं। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सपोर्टेड द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंडिया कोलैबोरेट्स विद अदर कंट्रीज टू शेयर देयर प्रैक्टिसेस, शेयर इंटेलिजेंस एंड इनहेंस साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। ठीक है। और दूसरा जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, इनकी हेल्प से हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख पाएंगे और जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, ताकि हम इस एस्पेक्ट को ईजिली टैकल कर पाएँ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सिक्योरिंग द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को सिक्योर करना। सर्टिन हैज़ रिलीज्ड अ डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस। सर्टिन का काम यही है, उन्होंने एक डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस रिलीज़ किया है कि क्या फॉलो करना चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू विच इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी शेयर्ड कंसर्निंग साइबर थ्रेट्स फेस्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज़। अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी है और वो कोई साइबर थ्रेट फेस कर रही है या साइबर अटैक फेस कर रही है, तो आप उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे करना है, तो उसकी प्रॉपर सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया है सर्टिन ने। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स टू बी अधर्ड to by the private firms to avoid any cyber threats. लाइक आपको ये बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रखने होंगे, तभी आप लाइक बेसिक साइबर अटैक से बच पाएंगे। अगर कोई बहुत ही हाईली एडवांस साइबर अटैक हुआ है आप नहीं बच पाएंगे, ठीक है, बट कोई अगर रैंडम अटैक्स होते हैं, बेसिक अटैक्स चलते रहते हैं, तो उस केस में आप उनसे बच पाएंगे। द गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ such as AI, ML, blockchain to enhance the cyber security of private agencies। कि आप इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो ताकि
जो साइबर सिक्योरिटी है आपकी एजेंसी की वो इन्हेंस हो पाए। ठीक है, कितना गुजरा रहा है टॉपिक? बस लास्ट है, 2 पेज है, जल्दी से करते हैं। अब देखिए, चैलेंजेस और हर्डल्स कंसर्निंग द साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। क्या चैलेंजेस हैं देखें। लीगल चैलेंजेस होंगे कुछ तो। लॉज रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स इन इंडिया आर आउटडेटेड। जो लॉज हैं वो बहुत पुराने हैं। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा इवोल्व हो चुका है। ठीक है, एंड सेवरल न्यूअर क्राइम्स हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द लॉ। आपने जो क्राइम्स हैं, जो नए क्राइम्स आ रहे हैं, उनको तो डिफाइन भी नहीं किया लॉ के अंदर, तो आप उनको टैकल कैसे करेंगे? कि उनके लिए जो पनिशमेंट है वो बाद की बात है, पहले डिफाइन तो करो कि ये भी साइबर क्राइम के अंदर है। ठीक है, वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड प्रोसीजरल लॉ रिलेटेड टू आईटी ऑफेंसेस। ठीक है, एक डेडिकेटेड लॉ नहीं है। आईटी एक्ट है 2000 कब का था? आईटी एक्ट 2000 ही था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लेते हैं अगर। हाँ, आईटी एक्ट 2000 ही था, सही था मैं। तो आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि डू नॉट हैव डेडिकेटेड प्रोसीजरल लॉ रिलेटेड टू द आईटी ऑफेंसेस। एक डेडिकेटेड लॉ नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट द इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव टू रिलाई अपॉन आउटडेटेड और आर्किक प्रोसीजरल लॉज टू विच आर इनफेक्टिव। ठीक है, लाइक ये तो हो गए लीगल चैलेंजेस। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है, या उसकी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी वीक है अभी। इंडिया इम्पोर्ट्स 70% ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसके 70% तो हम इंपोर्ट करते हैं बाकी जगह से, मेकिंग द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल टू सप्लाई चेन बग्स। अगर सप्लाई चेन में किसी ने कोई बग इंस्टॉल कर दिया तो फिर वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाएगा वो सिस्टम। तो हमें ये रिड्यूस करना पड़ेगा जो डिपेंडेंसी है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को लेकर। मोस्ट फोरेंसिक लैब्स इन इंडिया आर नॉट इक्विप्ड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस इन साइबर सिक्योरिटी केसेस। ठीक है, मोस्ट टेक कंपनीज इन इंडिया डू नॉट स्टोर द डाटा ऑन लोकल सर्वर्स, एंड एज अ रिजल्ट इन्वेस्टिगेशंस इनटू साइबर ऑफेंसेस बिकम डिफिकल्ट। साइबर ऑफेंसेस जो हैं उनके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उनमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, बिकॉज डाटा जो है वो लोकली स्टोर नहीं है, बाहर के सर्वर्स में स्टोर होता है। इंडिया स्पेंड्स a very small percentage of its annual budget on R&D in cyber technologies, which has adversely affected our preparedness to combat cyber threats. ठीक है, इंडिया क्या करता है? इंडिया स्पेंड्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स एनुअल बजट ऑन R&D। R&D के ऊपर बहुत स्मॉल बजट स्पेंड करता है। अगर आप R&D पे खर्चा नहीं करेंगे ना तो आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ये एक फैक्ट है। तो इंडिया को R&D के ऊपर खर्चा बढ़ाना चाहिए, स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आगे जाकर हम किसी और कंट्री पे रिलाई ना करें कि वो अगर कोई रिसर्च करेंगे फिर उन्हें जब हमें ट्रांसफ़र करनी होगी टेक्नोलॉजी 20 साल 50 साल बाद तब वो देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, द लैक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज has resulted in duplication of functions and a lack of accountability for the institutions. ठीक है, the lack of coherence between multiple agencies. अब institution challenges तो ये हमेशा आ जाते हैं। लाइक अगर कोई भी काम है जो कई एजेंसीज के बीच में बट रखा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो उनके बीच में कोहेरेंस आ ही नहीं पाता। लाइक वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं। लाइक जो आपने ये जो हसल चलता रहता है आईएएस और आईपीएस के बीच में, वो आपने देखा होगा, लाइक कई बार सुना होगा कि आईपीएस कई बार बात नहीं मानते आईएएस ऑफिसर्स की, या आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स की बात नहीं मानते। ठीक है, आउटराइटली मना नहीं करते बट कॉपरेट नहीं करते इतना। तो लैक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन मल्टीपल एजेंसीज हैज़ रिजल्टेड इन डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। सेम ही काम 2 लोग कर रहे हैं, भाई 1 लोग कर लो, 1 इंसान कर लो।
और दूसरा कोई और काम कर लेगा। एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी गड़बड़ हुई इसने भी तो किया था और वो बोलेगा इसने भी तो किया था, तो वही प्रॉब्लम आती है फॉर द इंस्टीट्यूशंस। द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी इन द स्टेट पॉलिसी, इन द स्टेट पुलिस मशीनरी। लैक ऑफ अवेयरनेस और कैपेबिलिटी, ना ही तो उनके पास अवेयरनेस है, ना ही कैपेबिलिटी है स्टेट मशीनरी के पास विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट। ठीक है, उनको अवेयर तो करो कि ये क्राइम्स होते हैं और उनकी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ करो, तभी तो वो टैकल कर पाएंगे। चौथा चैलेंज क्या है? ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड चैलेंजेस। ह्यूमन रिसोर्सेज, बेसिकली स्किल्ड वर्कफोर्स, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, लैक ऑफ कोहेरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया। ठीक है, फिर आते हैं अवेयरनेस रिलेटेड चैलेंजेस। अवेयरनेस रिलेटेड चैलेंजेस में क्या आएगा? देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस। किस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है? कंसर्निंग द इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अमंग द सिटीजन्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, सिटीजन्स ऑफन फॉल प्रे टू फिशिंग वाया विशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स आएगा ना, रिजल्टिंग इन मैसिव लॉसेस। मोस्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैव मेड मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, लाइक इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है। किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही? अपग्रेडेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज टू डील विद साइबर थ्रेट्स। भैया आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना, सिक्योरिटी तो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी अपने प्लेटफॉर्म की। आगे देखते हैं, कुछ सजेशंस हैं और कुछ रिकमेंडेशंस हैं, तो देखते हैं। इंक्रीज द बजटरी एलोकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 0.2% ऑफ आवर एनुअल बजट, और फ्यूचर में इसको रेज करना पड़ेगा 1% तक, बिकॉज लाइक अभी 0.2% भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं हम, और फ्यूचर में हमें 1% तक करना पड़ेगा। नियरली 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा हमें फ्यूचर में जाके इसको, लाइक और क्यों बढ़ाना पड़ेगा 1% तक? बिकॉज आगे जाकर जो डिजिटल वर्ल्ड है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा इंडिया में, तो हमें उसके लिए एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा उसको सिक्योर करने के लिए। बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पब्लिक से। मान लीजिए आपका बैंक में कोई अकाउंट है, आपके साथ 2 या 3 बार ऐसा फ्रॉड हो चुका है कि आपके अकाउंट से पैसे किसी ने निकाल लिए और वो पैसे आपके चले गए। मान लीजिए 2 बार हो गया, आप तीसरी बार बैंक में पैसे जमा कराने से डरेंगे। अब ये बोलेंगे कैश रख लेंगे भाई, कैश ही रख लेंगे हम, बैंक में नहीं जाना हमें। तो वो जो फियर है वो नहीं आना चाहिए लोगों के अंदर, कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर होना चाहिए पब्लिक के लिए। ठीक है, कंसर्न एफर्ट्स फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। concerted efforts for research, innovation and development of technology. For this we must try to promote linkages between academia and the industry. Academia मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उनके बीच में और इंडस्ट्री के बीच में आपको लिंकेजेस एस्टेब्लिश करने होंगे, कि वहाँ से जो लोग निकलें उनको पता हो कि यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर लाइक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, या फिर उनको प्रॉपर रूट पता हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रेनर्स, लाइक प्रॉपर ट्रेनर्स होने चाहिए। हमारे पास एक लार्ज पूल होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को डील करने वाले इंडिविजुअल्स का। ठीक है, और उनके पास जो स्किल्स हैं उनका। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज फ्रॉम अमॉन्ग द IAS ऑफिसर्स। IAS जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर से साइबर सिक्योरिटी सर्विस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, टू क्रिएट अ पूल ऑफ लीडर्स विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी विद इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर ऑफिसर्स होंगे, लाइक पुलिस ऑफिसर्स हैं वैसे साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। डेवलपिंग ए रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ ऑडिट टू मेजर द प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेरियस एंटिटीज़।
ऑडिट भी होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन की या उनके, कि चेक तो करें ना कि आप कितना सिक्योर एज ए प्लेटफॉर्म हो, एज ए प्लेटफॉर्म आप कितना सिक्योर हो। कंडक्टिंग रेगुलर साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स तो करनी पड़ेंगी अगर आपको प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो आपको ड्रिल्स तो करनी पड़ेंगी। तो आगे देखते हैं, इन्हेंसिंग डाटा गवर्नेंस मैकेनिज़म्स। डाटा गवर्नेंस जो है, डाटा को कैसे मैनेज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उन सब के लिए प्रॉपर मैकेनिज़म्स होने चाहिए। एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा प्राइवेसी लॉज ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। और जो डाटा है उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए आप प्रॉपर लॉज बनाने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रमोटिंग साइबर इंश्योरेंस एज अ की इंस्ट्रूमेंट। साइबर इंश्योरेंस जो है कि अगर आपके ऊपर कोई, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस आपने देखी होगी, LIC है और बाकी भी कई हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंपनीज। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक हुआ जिसकी वजह से आपका मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, एज ए कंपनी आपका 2 करोड़ का नुकसान हो गया, तो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, साइबर सेक्टर में भी इंश्योरेंस होती है, लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और हम साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं अभी। तो इसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि साइबर डोमेन में जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है वो जनरल पब्लिक का होता है। कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है, मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, एज अ आपकी फैमिली सफ़र करेगी उस चीज़ को। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक हुआ, साइबर अटैक, मान लीजिए SBI के ऊपर हुआ या फिर कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हुआ, या जैसे कुडनकुलन पावर प्लांट के ऊपर हुआ था, और मान लीजिए कोई बड़ा लाइक कंपनी है उसके ऊपर अटैक हुआ, तो उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना। तो जो लॉस हुआ है उसको टैकल करने के लिए उनके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि वो इजीली कंपनसेट कर पाएँ उसको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिस्क, साइबर रिस्क मैनेजमेंट, so that the risks that are involved in the data with the data are not to be borne by the private individuals, ताकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर वो बर्डन ना आए। ठीक है, वी मस्ट प्रमोट द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अदर नेशंस। बाकी नेशन जो हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए प्रिपेयर्डनेस को थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज G20, BIMSTEC, SCO एट्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी विल लेवरेज द G20 प्रेसिडेंसी, ये तो हो गई थी, लाइक ये तो कंप्लीट हो चुकी है अब तो। एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, लाइक आगे भी कर सकते हैं। और देखिए, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है वो आपको खुद रीड करना है क्योंकि इतना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक ऑनलाइन जाकर आप आराम से रीड कर सकते हैं, बेसिक इसके बारे में डिटेल्स पता कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क मान लीजिए एक तरीके से। लाइक मैं आपको सोर्स बता सकता था कहाँ से पढ़ना है, बट मैंने वो जानबूझकर छुपाया है जस्ट बिकॉज आप खुद भी थोड़ा सर्च करना जानेंगे कि लाइक कैसे ढूंढनी है कोई भी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा इस टॉपिक में। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी जो है क्या है, डेफिनेशन देखी हमने, फिर वेरियस साइबर थ्रेट्स देखे हमने, साइबर क्राइम देखा और रिसेंट इंस्टेंसेस देखे, एग्जांपल्स देखे, साइबर टेररिज्म देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, फिर फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर कैसे इमर्ज हो रहा है, साइबर वॉरफेयर जो है। उसके बाद हमने साइबर वॉरफेयर के बारे में देखा, आगे और डिटेल्स देखी, रिसेंट एग्जांपल्स देखे हमने। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्टैटिस्टिक्स, इंडिया की वल्नरेबिलिटी कितनी है वो देखा हमने। कुछ एलिमेंट्स देखे साइबर सिक्योरिटी के, गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या किया है, NCIAPC को एस्टेब्लिश किया है, सर्टिन को एस्टेब्लिश किया है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, NTRO, डिफेंस साइबर एजेंसी। फिर अगला है लीगल एस्पेक्ट पे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, नेशनल साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है। फिर आगे देखते हैं स्टेप्स टेकन, और क्या स्टेप्स लिए हैं, वर्कफोर्स बिल्डिंग कैपेसिटी, बिल्डिंग द वर्कफोर्स कैपेसिटी, और उसके बाद बिल्डिंग टेक्निकल कैपेबिलिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, सिक्योरिंग द प्राइवेट नेटवर्क,
फिर चैलेंजेस और हर्डल्स देखे हमने जो इस डोमेन के अंदर आ रहे हैं, लीगल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, अवेयरनेस रिलेटेड चैलेंजेस। उसके बाद देखा कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस जिनकी हेल्प से हम एक एज सेफ साइबर स्पेस बन सकते हैं, एज अ कंट्री एक सेफ साइबर स्पेस बन सकते हैं, ठीक है। और फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको खुद को देखना है, सर्च करना है और ये ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई करता है तो प्लीज़ उसकी कुछ डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।